नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित और जी। चूंकि चुनावी माहौल है, चुनावी मौसम है, वादों की एक तरीके से बौछार हो रही हैं, लेकिन अगर टीवी चैनलों को देखें तो कहीं ना कहीं वहाँ पे इज़राइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है वो मुद्दा काफ़ी चर्चा में है। और कहीं ना कहीं देश में जो सोशल मीडिया को अगर हम देखें तो दो हिस्सों में वो बटा हुआ है। कुछ लोग फ़िलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग इज़राइल का समर्थन कर रहे हैं। भारत सरकार के आधिकारिक स्टैंड को देखें तो भारत सरकार इज़राइल के साथ खड़ा है। विपक्षी कांग्रेस को देखें तो कहीं ना कहीं उसके बयानों से ऐसा लग रहा है कि वो फ़िलिस्तीन का हमदर्द बना हुआ है। तो कुल मिलाकर राजनीतिक और सियासी फ़ायदे इससे किसको किसका कितना हो सकता है, और फिलहाल आगे देश किस स्थिति में होगा, किसके समर्थन में खड़ा रहेगा? देखिए, इसमें एक तो हमको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अ, हमको भारत सरकार ने जो कुछ कहा है पहले उसको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। जो तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया पर फैलाई जाती हैं उन सब पर नहीं आना चाहिए। भारत की जो विदेश नीति है, चाहे वो इजराइल के प्रति हो, फ़िलिस्तीन के प्रति हो, उसमें ज़रा सा भी कोई फेरबदल नहीं हुआ है, ज़रा सा भी बदलाव नहीं आया है। भारत के प्रधानमंत्री ने जब ये बयान दिया जिस दिन हमला हुआ था इजराइल पर, तो देखिए वो हमले की अगर आप भयावहता देखेंगे, हमले का स्वरूप देखेंगे, तो चूँकि भारत आतंकवाद का सबसे बड़ा पीड़ित रहा है, भारत आतंकवाद के दर्द को जानता है, भारत ने आतंकवाद का दंश झेला है और वो जो आतंकवादी हमला हुआ था उसकी निंदा करना भारत का प्रथम कर्तव्य था। भारत ने वो किया। आतंकवाद का पीड़ित उस समय इजराइल, अभी भी वहाँ पे लोग जो अभी भी शव मिल रहे हैं जो उस हमले में मारे गए थे, तो आतंकवाद का जो पीड़ित है उसके साथ भारत का खड़ा होना जायज़ है। और भारत का मित्र देश है इजराइल, और मित्र देश के साथ तो भारत तो वैसे भी वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को आगे रखकर काम करता है, पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है, और जब मित्र देश की बात आए तो भारत का साथ खड़ा होना बनता है। वहीं फ़िलिस्तीन की बात करें तो भारत ने फ़िलिस्तीन पर भी अपने रुख को दोहराया है कि भारत की नीति क्या है। तो हमको ये देखना चाहिए कि भारत ने आतंकवादी हमले की निंदा की, भारत ने आतंकवाद पीड़ित जो देश था उसके साथ खड़े होने की बात कही है। तो इसमें भारत फ़िलिस्तीन के खिलाफ भी नहीं है। बिल्कुल। और आप देखिए कि हमारे जो सरकार है उसने कहीं भी कोई ऐसा संकेत नहीं दिया है, संदेश नहीं दिया है कि हम फ़िलिस्तीन के खिलाफ हैं या हमारी नीति में कोई परिवर्तन हुआ है। एकदम सधी हुई हमारी जो नीति है शुरू से चली आ रही है, देश उस पर ही चला है, कोई फेरबदल नहीं है। पहली बात हमको ये समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात, जो लोग ये इजराइल और फ़िलिस्तीन के मुद्दे को चाहे वो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर जो लोग तमाम तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, इसको दो समुदायों के बीच की आप देखिए कि ये लड़ाई वहाँ पर हुई यहूदियों और मुस्लिमों के बीच में, यहाँ पर आपने उनको उसको हिंदू मुस्लिम का रूप दे रहे हैं, तो ये गलत है। और आप देखिए कि एक जो वर्ग है वो कोई अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, कोई गंगा आरती कर रहा है, कोई हवन पूजन कर रहा है, इजराइल की जीत की के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो दूसरी तरफ मस्जिदों में नमाज अदा की जा रही है, विशेष प्रार्थनाएं हो रही हैं। आलम तो ये था कि शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद देश में जगह जगह मस्जिदों के सामने सुरक्षा बलों की तैनाती की गई जी। और अब देखिए कि जो संवेदनशील क्षेत्र माने जाते हैं वहाँ पर पुलिस भी गश्त बढ़ा रही है। तो ये ऐसा क्यों इसको लोग ऐसा कुछ स्वरूप दे रहे हैं, ये एक चिंताजनक बात है। और हमारी एजेंसियों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वैश्विक मुद्दे की आड़ में देश में कुछ माहौल बिगाड़ने का प्रयास ना हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और इसको आप जो वहाँ पर हुआ है उससे वो ठीक है कि एक विश्व में कोई समस्या है तो हम भी उससे चिंतित हैं, लेकिन उसको अपनी एक समस्या के रूप में हम अपना लें, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने लिए एक नई समस्या खड़ी कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है। और देखिए ये जो भी कुछ हुआ है इजराइल में और हमास के बीच में जो जंग चल रही है, इसने एक चीज़ तो बड़ी क्लियर कर दी है कि ये जो चुनाव हो रहे हैं इस समय विधानसभा के, उसमें आतंकवाद भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। और आतंकवाद से कौन निपट सकता है ये भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। आप देखिए कि अभी हमने देखा कि पाकिस्तान में एक जो भारत में वांछित आतंकवादी था एनआईए की तरफ से, वो उसको कोई ठोक कर भाग गया। उससे पहले हम देख रहे हैं लगातार पाकिस्तान में ऐसे आतंकवादी मारे जा रहे हैं जो कि भारत में वांछित थे।
हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं वो मारे गए हैं विदेशों में। उस पर कुछ एजेंसियों ने भारत को घेरने की कोशिश भी की है। वो देखिए अब इसके पीछे क्या रणनीति होती है देशों की, एजेंसियों की, ये तो वही जाने। लेकिन कुल मिलाकर एक आम जन के रूप में हम ये कह सकते हैं कि एक भावना भारतीयों में ये आ रही है कि भारत अगर कहता है कि हमको कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं और हम घर में घुस के मारेंगे, वो सिर्फ कहा ही नहीं जाता है, वो हो भी रहा है। अब इसके पीछे कोई कौन सी एजेंसी है, कौन से तत्व थे, क्या कारण थे, उसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं, तो हम कुछ पुख्ता आधार पर नहीं कह सकते हैं। हम एक आम भारतीय के नाते इस बात से खुश हो रहे हैं कि जो देश के दुश्मन हैं वो अगर विदेश में भी बैठे हैं तो मारे जा रहे हैं। अगर वो विदेश में बैठकर भारत विरोधी गतिविधियां चला लेंगे, अगर ऐसा वो सोचते हैं तो वो गलत हैं, क्योंकि नया भारत है। इस भारत को कोई छेड़ेगा तो कोई भारत छोड़ेगा नहीं। तो ये एक जो मैंने कहा कि मुद्दा एक आतंकवाद बन गया है, और उस आतंकवाद से कौन निपट सकता है, ये भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। और हम देखेंगे जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे और जब चुनाव प्रचार होगा तो ये बीजेपी जरूर इस बात को भुनाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो P20 सम्मेलन हुआ है उसमें ये आतंकवाद का मुद्दा उठाया भी है। और दुनिया को ये बात समझनी होगी कि आतंकवाद का जो स्वरूप चाहे कैसा भी हो, आतंकवाद आतंकवाद ही होता है, उसकी सभी स्वरूपों की निंदा की जानी चाहिए। और एक चीज़ इसमें हमको ये भी देखना चाहिए कि कुछ लोग खास तौर पर एक वर्ग के लोग जो ठीक है, आप गाजा लोग के लोगों की बात कीजिए, वो गाजा के जो आम लोग हैं उनकी बात कीजिए, लेकिन आप अगर उसको धर्म से जोड़ देंगे तो वो गलत है। हमको ये भी देखना चाहिए कि जो गाजा में जो लोग रह रहे हैं वो हमास के समर्थक हैं, और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हर किसी का सहयोग हमास को थोड़ा बहुत रहता है। और आप देखिए जरा, जो इजराइल के जो लोग मारे गए हैं, सिर्फ मारे नहीं गए हैं, उनका कत्लेआम हुआ है। आप अगर वहाँ के जो वीडियोस देखेंगे, जो फोटो आ रहे हैं सामने, वो देखेंगे तो कत्लेआम हुआ है। और ऐसा जब कोई हमला होता है तो सामने वाला देश बख्शता नहीं है। अगर हम अपने पर ले लें तो हमारे, आप देखिए कि उड़ी के बाद हमने क्या किया था, हमने पुलवामा के बाद क्या किया था, और क्या उस समय जो आज गाजा का समर्थन कर रहे हैं, क्या वो वहाँ पे हो सकता है कि हमने जो बम गिराए थे उसमें आतंकवादी अड्डे तबाह हुए थे, हो सकता है कि आसपास के किसी घर पे भी गिरा हो, कोई आम आदमी भी उसमें उसको नुकसान पहुँचा हो। तो क्या ये लोग जो आज गाजा का समर्थन कर रहे हैं, गाजा वासियों का समर्थन कर रहे हैं, ये क्या वहाँ पर खड़े हो जाएंगे, नहीं आपने वहाँ पे बम गिराया तो आतंकवादी तो मरा, और साथ में आम आदमी क्यों मर गया? ये देखिए, ये जो मानवाधिकार की बात करते हैं लोग, ये बड़े सेलेक्टिव तरीके से इन सब मुद्दों को आगे बढ़ाते हैं। जब इनको लगता है कि जब सुरक्षा वालों पर हमले होते हैं तब ये चुप रहते हैं, और जब आतंकवादी मारे जाते हैं तो इनको दर्द होता है। तो ये एक सेलेक्टिव चीज़ें हैं इनको, और इनका जो दोहरा रवैया, इसके बारे में सब जानते हैं। लेकिन सर, आपने जो बात की थी एक टीवी चैनलों की बात करी आपने कि सब जगह युद्ध ही दिख रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर हम देख लें 2022 में जब 5 राज्यों के चुनाव थे, उस समय भी यही था, रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, और चुनाव ने एंट्री बहुत समय बाद दी थी, क्योंकि हर चैनल को अपनी टीआरपी की पड़ी थी, और टीआरपी युद्ध के जरिए ही ज़्यादा आ रही थी। तो अब देखना होगा कि ये जो अभी जो इजराइल और हमास, और आप देखिए कि सभी चैनलों ने अपने संवाददाता भी वहाँ पर भेज दिए हैं, कवरेज भी लगातार, हर बम धमाके की कवरेज लोग ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर पेश कर रहे हैं। तो ये जो खेल है टीआरपी का खेल है। लेकिन एक चीज़ और है ना सर कि ये टीआरपी के खेल में क्या कांग्रेस भी है क्या खुद को अलग दिखाने की कोशिश में? हालांकि कांग्रेस के भीतर भी द्वंद्व की स्थिति है। जयराम रमेश कुछ और कहते हैं, CWC से कुछ और सामने निकल के आता है, फिर शशि थरूर उसका व्याख्यान भी देते हैं कि पूरा स्टेटमेंट नहीं है, इसको समझने की जरूरत है, इस पर राजनीति हो रही है। तो कांग्रेस के भीतर भी तो द्वंद्व है, और कांग्रेस ने आतंकी हमले की निंदा नहीं की, उसने फिलिस्तीन का जिक्र तो किया, लेकिन CWC से जो बयान आया उसमें आतंकी हमले की निंदा नहीं थी। नहीं, बिल्कुल, देखिए वो गलत था। और कांग्रेस ने, आप देखिए कि एक तो जब इतने लंबे समय तक देश पर शासन किया है तो उसको सब मुद्दों की समझ है, और उसने अनजाने में ऐसा कर दिया होगा ऐसा नहीं माना जा सकता। दूसरी चीज़ ये है कि हमको ये भी देखना चाहिए कि कांग्रेस ने अपने कई बड़े नेताओं को आतंकवादी हमलों में खोया है। तो कांग्रेस आतंकवाद का दर्द नहीं समझती, या आतंकवाद के जो उसकी भयावहता है उससे परिचित नहीं है, ऐसा भी नहीं है।
तो कांग्रेस ने ये जो कुछ किया है, हम इसको कह सकते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो कहा जा सकता है कि आप ये सोचते हैं कि हम अगर निंदा कर देंगे हमास की तो एक वर्ग नाराज हो जाएगा। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति ने देश का बहुत नुकसान किया है। आप याद कीजिए कि ये जो पाकिस्तान में जो शाहिद लतीफ़ मारा गया है, इसको किसने छोड़ा था? इसको मनमोहन सिंह सरकार ने ही छोड़ा था। पाकिस्तान से सद्भावना मैत्री जो एक अभियान उन्होंने आगे बढ़ाया था, तो 25 आतंकवादी छोड़े गए थे सद्भावना के तौर पर। ऐसे बहुत सारे आप देखिए धमाके हैं जो कांग्रेस के कार्यकाल में हुए। आप देखिए कि अगर 2004 से आप 2014 तक का अगर आप आंकड़े उठाकर देख लेंगे तो चाहे देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हो, आर्थिक राजधानी मुंबई हो, देश के बड़े महानगर हों, अक्सर धार्मिक स्थल हों, यहाँ पर अक्सर सार्वजनिक परिवहन के साधन हों, अक्सर धमाके की, विस्फोटों की खबरें आती थी और ये एक आम चलन हो गया था और लोग सुरक्षित अपने आप को नहीं समझते थे। आज सुरक्षित भी अपनी सीमाओं को भी सुरक्षित लोग मानते हैं, खुद को भी सुरक्षित मानते हैं। तो ये एक माहौल बदला है। तो तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो नुकसान पहुंचाती है और इससे जो इस तरीके की विचारधारा के जो लोग होते हैं, खासतौर पे जो स्लीपर सेल वाले लोग होते हैं, उनको लगता है कि शायद अगर ये आए तो कल को हमारे को शायद ज़्यादा आज़ादी मिलेगी। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति आपके लिए शायद हो सकता है कि कुछ वोटों का फ़ायदा आपको करा दे, लेकिन देश के लिए घातक है। कांग्रेस को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। इतने लंबे समय तक देश पर शासन किया है और क्यों आज अगर हम देख लें, अगर एक दशक की हम भारत की स्थिति को देख लें, तो क्यों इतना सुरक्षित भारत कांग्रेस के इतने वर्षों के शासनकाल में नहीं रहा था? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, लेकिन सर आपने तुष्टीकरण की राजनीति की बात की, कांग्रेस का जिक्र किया, लेकिन यही कांग्रेस तो कह रही है ना कि हम नवरात्रि के समय पितृपक्ष में अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं करेंगे, नवरात्रि में करेंगे। भाजपा ने पितृपक्ष में किया है, यह शुभ माना जाता है। ये तो कांग्रेस ही कह रही है। जी देखिए, ये भी कह सकते हैं कि इसमें जैसा बीजेपी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो चुनावी हिंदू है। वो अब जब चुनाव आते हैं तो वो पूजा भी करती दिखती है, या उसके नेता मंदिर जाते दिखते हैं, या जनेऊ भी पहनते हैं, या धर्म ग्रंथों की बात करते हैं। बल्कि राहुल गांधी जी ने तो एक हिंदुत्व पर एक लेख ही लिख डाला है और उसको प्रचारित भी किया गया। जो पितृपक्ष की बात है, ये बात सही है कि बीजेपी ने पहली बार ऐसा किया है। संभवतः जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, मैं कवर करता रहा हूँ पार्टी को लगभग 2-2.5 दशक से, तो शायद पहली बार ऐसा हुआ। लेकिन जब हमने पार्टी के नेताओं से इस मुद्दे पर बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये जो नाम तय हुए हैं वो पितृपक्ष में नाम तय नहीं हुए। और भाजपा ने पहले अपनी सूची जारी कर दी थी। पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले हो गया था। भाजपा ने पहली जो सूची थी वो पहले जारी कर दी थी और ये जो नाम थे, ये नाम भी पहले तय कर लिए गए थे। और ये जो नामों की घोषणा की गई है वो भी एक कुछ ग्रहों की अनुकूलता को देखते हुए या तमाम चीज़ों को देखते हुए की गई है। तो ये बीजेपी जितना डीप में गई है, शायद उसको अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि खैर आने वाले दिनों में राजनीति क्या होती है और किस तरफ जाती है। लेकिन इतना तो तय है कि इजराइल फिलिस्तीन को लेकर भी देश में कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वंद्व देखने को मिलेगा और साथ ही साथ अगर इसमें चुनावी प्रचार का तड़का लग जाए तो और भी मज़ेदार हो जाएगा। तो फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।